इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी यूनिट 2 है उसमें हम आज बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की, विभव मापी, जो हमारे प्रैक्टिकल के कोर्स में भी है और थ्योरी में भी है। तो चलिए छात्रों, आज हम शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर। पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, उससे प्रैक्टिकल कौन कौन से होते हैं और पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से सुपीरियर क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लगभग अंतिम चरण में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। दूसरा, प्रयोग के बारे में समझेंगे प्रैक्टिकल में कि दो सेलों के ईएमएफ की तुलना इस उपकरण से किस तरह से की जाती है। एक और प्रयोग हमारे प्रैक्टिकल के कोर्स में है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना, ये हम इसमें सीखेंगे। और साथ ही पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में अंतर क्या है और विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। वाई इज पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्ट मीटर, इसका कारण क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को समझ लें होता क्या है। ये एक ऐसा उपकरण है, इसमें एक पटिया होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, और इसमें 6 तार मैग्नीन के या कंस्टेंट के लगे होते हैं और एक पटिए पे ये फिक्स रहते हैं। कॉपर की स्ट्रिप से इनकी 6 लाइनें या 10 लाइनें होती हैं, उनको सेट किया जाता है। एक ही तार होता है, उसकी 6 लाइन या 10 लाइन होती हैं। आपने वोल्ट मीटर भी देखा होगा, 10 से हम देखते आ रहे हैं, ओम्स लॉ में इसका यूज़ करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर का। तो विभव मापी चूंकि विभव को नाप रहा है, पोटेंशियल को नाप रहा है, और वोल्ट मीटर भी वही कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल ये है। उसका कारण ये है कि वोल्ट मीटर से जो हम वोल्टेज नापते हैं उसमें वोल्टेज का मान वास्तविक मान से कुछ कम आता है, एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम आती है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर से कुछ धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और वोल्टेज का वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता, कुछ कम आता है। और पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी हेल्प से हम दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट निकाल सकते हैं, सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। साथ ही ये बहुत सारे काम करता है, इसलिए सुपीरियर भी है वोल्ट मीटर से। एक बात तो ये हो गई कि वोल्ट मीटर से नापा गया विभवांतर वास्तविक नहीं होता, थोड़ा सा कम प्राप्त होता है क्योंकि उसके अंदर से धारा बहती है। पोटेंशियोमीटर से हम जो वोल्टेज निकालते हैं वो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड से निकालते हैं, उसमें शून्य विक्षेप विधि होती है। तो इससे तार से जिस दो बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर निकाल रहे हैं उससे कोई भी धारा नहीं बहती, तो एक्यूरेट मान आता है, एग्जैक्ट मान आता है वोल्टेज का, पोटेंशियल का। तो पहला काम, सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, दो सेलों के ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ताप विद्युत वाहक बलवीज से ज्ञात किया जाता है और अमीटर और वोल्ट मीटर का अंशांकन किया जाता है, उनको सेट किया जाता है उनके स्केल को। तो इतने सारे काम पोटेंशियोमीटर से होते हैं, इसलिए पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से ज़्यादा अच्छा उपकरण है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी एग्जैक्ट मान ज्ञात करने के लिए। अब हम इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए, पहले एपरेटस को हम और डिटेल में समझ लें। ये इस तरह का एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है। स्केल 100 सेंटीमीटर का होता है। इसमें एक वायर यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये वायर लगा रहता है और कॉपर की स्ट्रिप यहाँ पे लगी रहती है, इस स्ट्रिप से ये वायर जुड़ा रहता है। ये एक लाइन इसकी गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से 6 लाइन या 10 लाइन इसकी बनी होती है। ये हमारा एक ही तार है, हम ये मान लेते हैं एक पॉइंट ये ए है और एक ये बी है, एक ही तार है जो घूम के इसमें लास्ट तक जाता है। ये 2 पॉइंट हुए एक ही तार के। मैग्नीन और कंस्टेंट का तार होता है जो एलॉय है, मिश्र धातु है। उसका कारण ये है कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें मैग्नीन वायर इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर का वायर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसमें 2 सर्किट होते हैं,
विभव मापी तो केवल इतना है, ये एक बोर्ड है, वो बोर्ड के ऊपर तार लगा हुआ है, इसके साथ एक जॉकी दी जाती है और एक स्केल फिट रहता है। यहाँ हम जो सर्किट बना रहे हैं ये इसका प्राइमरी सर्किट या प्राथमिक परिपथ कहलाता है, जिसमें ये एक संचायक सेल सी लगा रहता है, एक्यूमुलेटर सेल जिसको हम सोर्स बैटरी कहते हैं, ये सेल सी लगा हुआ है। इसके साथ एक धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH जुड़ा रहता है और एक कुंजी K लगी रहती है। ये A और B के बीच में ये जो सर्किट है ये प्राइमरी सर्किट है। कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे, इस तार में धारा बहाने के लिए आपको ये एक्यूमुलेटर सेल यानी सोर्स बैटरी लगानी पड़ेगी। धारा के मान को बदलने के लिए RH ये प्रतिरोध जो धारा नियंत्रक का काम करता है और ये की ये लगी रहती है कुंजी K। अब हम सेकेंडरी सर्किट की बात करते हैं। यदि इस सेल का दूसरे सेल का EMF हमको निकालना है तो हम प्रायोगिक सेल को यहाँ लगाते हैं। ये A और B के बीच में ही लगेगा। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर G लगा होता है और G के साथ एक जॉकी J जुड़ी रहती है। तो ये हमारा कहलाता है प्राथमिक परिपथ प्राइमरी सर्किट और ये वाला कहलाता है सेकेंडरी सर्किट। ध्यान रखिएगा, दोनों सेलों के, चाहे वो सोर्स सेल हो और चाहे वो एक्सपेरिमेंटल सेल हो, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेल है जिसका हमें EMF निकालना है। दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो A से जुड़े रहते हैं, यानी जितने भी सेल इसमें लगे हुए हैं, आप दो सेलों को विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो यहाँ दो सेल लगाएंगे तो दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल इस A टर्मिनल से लगे रहेंगे। तो पॉजिटिव इससे लगे रहते हैं और इसके निगेटिव से एक्सपेरिमेंटल से एक गैल्वेनोमीटर G और एक जॉकी लगी रहती है जो इस तार पे आप टच करके इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट जिसमें C है, RH है, K है और ये हमारा सेकेंडरी सर्किट जिसमें E है, गैल्वेनोमीटर है और जॉकी J है। इस तरह के दो सर्किट इसमें बनते हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। हम पूरे एपरेटस को एक, उसमें तार लंबा बना था, हमने इसको एक तार से, जो आपको कॉपी में लिखना है या प्रैक्टिकल में बनाना है वो सर्किट ये बनाना है। अब देखिए पूरे तार को हमने AB कह दिया और ये इसका प्राइमरी सर्किट आ गया। ऊपर का जो सर्किट था A और B के बीच में सेल C लगा था, RH लगा था और कुंजी K लगी थी। तो हम जब इस कुंजी K को लगाते हैं, सिद्धांत को समझते हैं, तो सेल C से धारा बहने लगती है A से B की तरफ। A से B की तरफ जब धारा बहती है तो A का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और B का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। मतलब A से B की तरफ जाने पर पोटेंशियल का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है। यदि A और B के बीच का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसकी यहाँ पर विभव का पतन हो रहा है। A से B की तरफ जाने पर वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई पर, 1 सेंटीमीटर लंबाई पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता रो। तो मान लीजिए इस तार की लंबाई कैपिटल L है AB की, तो विभव प्रवणता की वैल्यू आएगी रो इज इक्वल टू V/L। विभव प्रवणता किसको कहा, विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई में, 1 सेंटीमीटर लंबाई में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसा कि मैंने कहा A का विभव ज़्यादा है और B का विभव कम है। A से B की तरफ जाने पर विभव का मान कम होता है, यानी इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो जितना इसकी प्रति एकांक सेंटीमीटर लंबाई पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना विभव पतन होगा, उसको कहते हैं हम विभव प्रवणता और इसको रो से शो करते हैं। ये आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी है, विभव प्रवणता dV इज इक्वल टू dV/dx जो थी वो विभव प्रवणता थी। यहां भी वही है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ, यूनिट लेंथ का जितना पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर लंबाई का विभवांतर है रो। तो ये हमने निकाला। अब हमने सेकेंडरी सर्किट को यहां जोड़ा। सेकेंडरी सर्किट में ये हमारा प्रायोगिक सेल है E, ये गैल्वेनोमीटर है G और एक जॉकी है J। अब क्या होता है, अब यदि यहां से तो धारा बह रही है, इस तार में धारा बह रही है और पोटेंशियल यहां से यहां तक कम हो रहा है। अब यदि हम इस जॉकी J को इस तार पर टच कराते हैं तो A सिरे के पास यदि हम टच कराएं, मान लीजिए J1 पर, तो यहां पर डिफ्लेक्शन मान लीजिए एक डायरेक्शन में होता है। गैल्वेनोमीटर में आप जानते हैं बीच में 0 होता है, बीच में कांटा रहता है, वो लेफ्ट साइड जा सकता है, वो राइट साइड जा सकता है। तो मान लीजिए J1 पर हम टच करते हैं A सिरे के पास, तो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड जाता है।
और यदि हम बी सिरे के पास में J2 पर टच करते हैं तो वो राइट साइड जाता है। इसका मतलब ये है कि इस AB पर एक ना एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर जॉकी को टच करने पर ना तो डिफ्लेक्शन यानी कांटा संकेतक गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट साइड जाएगा और ना ही राइट साइड जाएगा, यानी वहां पर वो 0 पर रहेगा। उसको हम संतुलन बिंदु कहते हैं। यहां पर मान लीजिए वो पॉइंट J है और J पर हमने टच किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। जॉकी को यहां स्पर्श कराने पर यदि कोई विक्षेप नहीं है तो यहां पर डिफ्लेक्शन 0 है, तो इसको हम कहते हैं संतुलन बिंदु। इस संतुलन बिंदु की लंबाई मान लीजिए स्मॉल l है, यहां तक l आई। इस समय संतुलन बिंदु का मतलब यह होता है कि इस वाले सेल से कोई भी धारा नहीं बह रही है, और जब सेल से कोई धारा नहीं बह रही है ये एक्सपेरिमेंटल सेल से, इसका मतलब है ये ओपन सर्किट में है, ये खुले परिपथ में है। और हमने पढ़ा है जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को सेल का ईएमएफ कहते हैं। इसका मतलब है इस लेंथ का जितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्टेज है, वो इसका क्या होगा, ईएमएफ होगा। चलिए आगे समझते हैं इसको। ये हमने क्या निकाला, संतुलन बिंदु निकाला J। इस समय सेल किस में है, ओपन सर्किट में है, खुले परिपथ में है, तो A और J के बीच का जितना विभवांतर होगा वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हमने ये स्मॉल l लेंथ मान ली, यहां से लेके यहां तक की, A से लेके J तक की दूरी हमने क्या मान ली, L। ये हमारी संतुलन बिंदु की दूरी है। तो इसका विभवांतर कैसे निकालेंगे, सेल का ईएमएफ A और G के बीच का विभवांतर। अब 1 सेंटीमीटर का विभवांतर क्या है, विभव प्रवणता है, V/L। एकांक लंबाई का विभव पतन, तो ये 1 सेंटीमीटर का क्या है, वोल्टेज है, तो L सेंटीमीटर का क्या होगा, V/L इंटू L। और V/L को हम क्या कह रहे हैं, रो कह रहे हैं। यही हमारा प्रिंसिपल है, रो कांस्टेंट है जहां पे, जिसको विभव प्रवणता कहते हैं। तो E = ρL, ये विभव मापी का सिद्धांत है। इस फार्मूले का यूज करके हम ईएमएफ, यानी हमको जीरो डिफ्लेक्शन मेथड से संतुलन बिंदु ज्ञात करना है, किसी भी सेल का ईएमएफ हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये विभव मापी का प्रिंसिपल है, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत है। अब हम आगे ये समझेंगे कि वो दोनों प्रैक्टिकल, जिनमें से पहला प्रैक्टिकल दो सेल के ईएमएफ की तुलना करने का किस तरह का प्रश्न आता है, ये थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। तो हमको कुछ पॉइंट्स में उसको करना पड़ता है। पहला पॉइंट जिसमें होता है सर्किट, विभव मापी द्वारा दो सेलों के विभव विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है, वही सर्किट जो हमने प्रिंसिपल में बनाया है। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, विद्युत परिपथ में ए बी क्या है, विभव मापी का तार है। तो आप इस तरह से लिख देंगे, ये सर्किट बनाने के बाद ए बी क्या है, विभव मापी का तार है। सी हमने क्या बताया, ये सोर्स बैटरी है, ये संचायक सेल है। आर एच क्या है, रियोस्टेट है। और K1 क्या है, कुंजी है प्लग की। और इसके बाद सेकेंडरी सर्किट आता है नीचे, इसमें दो सेलों के ईएमएफ को हमने कंपेयर करना है। तो ये E1 है और ये E2 है। तो यहां एक टू वे की लगी रहती है, द्विमार्गी कुंजी लगी रहती है, टू वे की। तो उसमें दो स्विच होते हैं। जब हमें इस सेल को लाना है तो हम 1 नंबर का स्विच लगा देते हैं और 2 नंबर का स्विच निकाल लेते हैं, E1 सर्किट में आ जाता है। और जब हमें E2 को लगाना होता है, इसके लिए बैलेंस कंडीशन निकालनी पड़ती है, तो हम 2 को लगा देते हैं और 1 नंबर के प्लग को निकाल लेते हैं, तो E2 सर्किट में आ जाता है। तो ये टू वे की है। G हमारा गैल्वेनोमीटर है और J क्या है, जॉकी है। इस तरह से ये हमारा सर्किट हो गया, सर्किट का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, फार्मूला डेरिवेशन, सूत्र की स्थापना। बहुत ही सिंपल है, हमारा सर्किट ये है। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करते समय सबसे पहले हम RH से कोई नोन रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, और K1 कुंजी को लगाएंगे और C से धारा बहने लगेगी। E1 के लिए बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए 1 का प्लग लगाया और इससे बैलेंस कंडीशन के लिए दूरी L1 निकाल ली। मान लीजिए कि A से इस E1 जब सेल लगा हुआ है, संतुलन बिंदु की दूरी क्या है, स्मॉल L1 है। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या है, E = ρL। तो E1 = क्या होगा, यदि EMF इसका E1 है तो E1 = क्या हो जाएगा, ρL1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमने E1 को निकाल दिया, यानी 1 प्लग को निकाल दिया और 2 को लगा दिया, E2 सर्किट में आ गया। इसके लिए हमने जॉकी को टच करके देखा, A के पास और B के पास,
तो उस जगह जबकि विक्षेप इसका गैल्वेनोमीटर का 0 आ गया, तो वो दूरी हमने नोट कर ली, वो हमारा बैलेंस पॉइंट मिल गया, वो मान लीजिए L2 है। L2 है तो इसका EMF क्या आएगा, E2 इक्वल टू रो L2। इसी फार्मूले से हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो हमारा आएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन रो L2। रो से रो कैंसिल हो गया, रो से रो जब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। इस फार्मूले का यूज़ करके हमें मात्र L1 और L2 निकालना है और उनको इनका अनुपात आ जाएगा। ये कंपेयर हो जाएंगे कि E1 कितना गुना है इससे ज़्यादा या E2 कितना गुना है, तो ये कंपेरिजन हो जाएगा। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनानी है उसमें दो ही चीज़ें हमने निकाली हैं, एक L1 निकाली है और एक L2। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी परीक्षण सारणी। पहला पॉइंट क्या होगा, क्रमांक का। दूसरा होगा सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर, जो भी आएगी यहाँ पर जितने सेंटीमीटर आएगी यहाँ लिखा जाएगी। E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 सेंटीमीटर, जो भी आप प्रैक्टिकल में करेंगे जो आएगी आपकी वो यहाँ लिखा जाएगी। E1 अपॉन E2 निकाल लेंगे L1 में L2 का भाग देके। 2-3 बार ये प्रैक्टिकल रिपीट करेंगे और उसके बाद हम उसका एवरेज निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा E1 अपॉन E2। कुछ सावधानियां इसमें रखनी पड़ती हैं। पहली जैसे कि मैंने वीडियो में पहले चर्चा की थी कि आपको सारे सेलों के जो धन सिरे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हैं, वो ए बिंदु से जोड़ने हैं। तो पहली सावधानी ये है कि संचायक सेल पहली ये है और EMF ज़्यादा होना चाहिए संचायक सेल का। सभी सेलों के धन सिरे एक ही सिरे से माने ए से जोड़ना चाहिए। दूसरा, जो सोर्स बैटरी है उसके EMF को जो प्रैक्टिकल सेल है उसके EMF से, दोनों सेलों के EMF से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो संतुलन बिंदु आपको नहीं मिलेगा, एक ही तरफ डिफ्लेक्शन जाएगा गैल्वेनोमीटर का। तीसरा, जॉकी को आपको तार पे रगड़ के नहीं चलाना है, केवल टच करना है सावधानी से, नहीं तो उसका अनुप्रस्थ काट चेंज हो जाएगा और उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। दूसरा, तार में आपको तभी धारा प्रवाहित करनी है, यानी कुंजी K1 के प्लग को तभी लगाना है जबकि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यानी परीक्षण ले रहे हैं। लगातार आप कुंजी K1 के प्लग को लगाए हैं यानी तार गर्म हो जाएगा, धारा लगातार नहीं प्रवाहित करनी है। जब आप कर रहे हैं काम, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तभी आपको कुंजी K1 के प्लग को लगा के उस सेल को, सोर्स बैटरी को चालू करना है। दूसरा, सभी पैच और प्लग ठीक से कसे होना चाहिए। दोनों प्रैक्टिकल में सेम प्रिकॉशंस होती हैं, सावधानियां होती हैं, वो आपको रखना है। अब हम इसका दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। वो क्या है, विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। इसके सर्किट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमें एक सेल ही लेना है और उसका रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि उसके अंदर का रेजिस्टेंस होता है। पिछले वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ लिया है, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला भी हमने निकाला था। तो सर्किट कैसे बनाएंगे, ये ए बी क्या है, विभव मापी का तार है। सी क्या लगा हुआ है, संचायक सेल है, सोर्स बैटरी है हमारी। ये आर एच क्या है, धारा नियंत्रक है, रियोस्टेट है। के क्या है, ये K1 कुंजी है हमारी, प्लग की है। और नीचे ये प्रायोगिक सेल है, एक्सपेरिमेंटल सेल है ई, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। ये नई चीज़ आ गई, वहाँ 2 सेल लगे हुए थे, यहाँ हमने प्रतिरोध बॉक्स लगाया है। इसमें कई ओम के प्लग रहते हैं, 1 ओम का, 2 ओम का, 5 ओम का, 10 ओम का, 100 ओम का, अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं। तो अलग अलग ओम के उसमें प्लग होते हैं, जो हमको रेजिस्टेंस सर्किट में लगाना है वो हम इससे निकाल लेते हैं। गैल्वेनोमीटर G हो गया और एक जॉकी J हो गई। ये तो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसका हम फार्मूला डेरिवेशन निकाल लें। दूसरा पॉइंट होता है हमारा, फार्मूला कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि इसका EMF क्या है, इस प्रायोगिक सेल का कैपिटल ये है, और इसमें से मान लीजिए प्रैक्टिकल करते समय हमने 1 ओम का प्लग निकाला है, यानी R की वैल्यू 1 है, और कोई सर्किट में, ये सर्किट में जुड़ गया, इसके साथ सर्किट में जुड़ जाएगा तो इसका पोटेंशियल क्या है, EMF कम हो जाएगा। मान लीजिए वो विभवांतर उत्पन्न होता है V, और तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, यदि भी विभवांतर इसमें I धारा बह रही है, तो ये फार्मूला हमने निकाला है, R इज इक्वल टू कैपिटल R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ये EMF होता है, ये पोटेंशियल होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है,
ये हमने डेरिवेशन निकाला है। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R E/V -1, ये हमारा निकल गया। अब इसके बाद यदि सेल का EMF E सिरे E से L1 दूरी पर संतुलित होता है, मान लीजिए कि L1 डिस्टेंस पे ये बैलेंस हो रहा है, तो उससे क्या आएगा, E1 इक्वल्स टू ρL1, हमारे विभव मापी के सिद्धांत से आएगा E1 इक्वल टू ρL1। और यदि यहाँ से नॉन रेजिस्टेंस का प्लग निकालने पर L2 दूरी पर यह संतुलित हो रहा है, यानी संतुलन बिंदु की लंबाई L2 आ रही है, तो V इक्वल टू क्या होगा, ρL2। इक्वेशन 1, 2 और 3 हो गए। ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे E और V की। तो E की वैल्यू यहाँ रखी तो ये आ गया ρL1 ऊपर, V की रखी तो ये आ गया ρL2। रो से रो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा R इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1/L2 -1। ये हमारा फार्मूला है। यानी हमें दो काम करना है प्रैक्टिकल में। पहले यहाँ से इस सेल के लिए L1 की दूरी ज्ञात करना है, जबकि ये सेल लगा हुआ है और इससे ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसमें नहीं है, केवल सेल लगा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पर L1 आ जाएगी और जब हमने इससे कोई नॉन रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, उस वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली तो वो L2 हो गई। ये दोनों वैल्यू रख देंगे, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, उसमें क्या होगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। वाह प्रतिरोध हमने 3-4 बार किया, एक बार 1 ओम निकाला, एक बार 2 ओम निकाला, एक बार 3 ओम निकाला, और हर बार के लिए हमने L1 की वैल्यू निकाली और L2 की वैल्यू निकाली। पहले E के लिए L1 निकाल लिया और फिर L2 निकाल लिया। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में ये वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू आ जाएगी और इसका हम औसत निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। प्रिकॉशन वही की वही है। संचायक सेल का EMF ज़्यादा होना चाहिए, धन सिरे एक ही सिरे से जुड़ना चाहिए, जॉकी को रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। जो पिछले प्रयोग में आपने सावधानियां लिखी हैं वही हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने शुरू में ही कहा कि वोल्ट मीटर से विभव मापी श्रेष्ठ है। कारण उसका ये है कि उससे जो वोल्टेज नापते हैं वो कम आता है, वास्तविक मान से कम आता है। इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। पहला अंतर क्या है, संतुलन की स्थिति में यह खुले परिपथ में होता है, इसलिए इसमें स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड है ये। संतुलन की स्थिति जब हमें मिलती है तो सोर्स से ये कोई करंट नहीं लेता, और इसमें वोल्ट मीटर में अंदर से धारा प्रवाहित होती है सदैव स्रोत से। दूसरा, इसके द्वारा विभव मापी के द्वारा नापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, इसलिए इसको यथार्थ उपकरण भी कहा जाता है। और यहाँ इसके द्वारा नापा गया विभवांतर वास्तविक मान से क्या आता है, कम आता है। यह जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर यानी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, और इसमें डिफ्लेक्शन लेना पड़ता है। हमें संकेतक को देखना पड़ता है कि 2 वोल्ट है कि 3 वोल्ट है। 0 से लेके 5 वोल्ट तक का भी होता है, 0 से लेके 3 वोल्ट तक के भी वोल्ट मीटर होता है। तो हमें उसका डिफ्लेक्शन नोट करना पड़ता है, इसमें 0 निकालना पड़ता है। चौथा, इसकी सेंसिटिविटी सुग्राहिता अधिक होती है। इसका मतलब होता है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कम से कम पोटेंशियल को भी ये हमको निकाल के दे देगा। 0.1 भी वोल्ट मीटर हो तो इससे आ जाएगा, और इसकी सुग्राहिता कम होती है। बहुत कम यदि वोल्टेज है तो इससे आप वोल्ट मीटर से मेज़र नहीं कर सकते, उसकी लिमिट्स होती हैं, तो इसकी सुग्राहिता कम है। अब विभव मापी तो मल्टीपर्पज़ एपरेटस है। इससे आप EMF निकाल सकते हैं, इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे आप 2 सेलों के EMF की तुलना भी कर सकते हैं, ताप विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर का अंशांकन भी कर सकते हैं। तो ये कई उपयोग हैं, और इसका केवल एक ही उपयोग है कि इससे केवल विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। इन सब कारणों से ये अंतर भी है, और ये इसकी श्रेष्ठता भी स्थापित करता है विभव मापी की वोल्ट मीटर की तुलना में। तो जैसा कि आपने आज देखा, आज के चैप्टर में हमने पूरे पोटेंशियोमीटर को, विभव मापी को समझा है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।